शीतल का चेहरा वर्षा की बातों से सुर्ख हो गया और उसकी नजरें शर्म से झुक गई। अंजलि और रागिनी मुस्कुराने लगी, जबकि राज अपनी गहरी नजरों से शीतल को ही निहार रहा था। शौर्य ने शीतल की ओर देखकर पूछा, छोटी कुछ चाहिए तो बोल, मैं लेकर आता हूँ। शीतल ने भावुक होकर कहा, भाई जो चीज मुझे चाहिए थी वो मेरे पास है, मैं बहुत खुश हूँ। मुझे खुशी तब और होगी जब आप दोनों हंसते हुए अपनी शादी की हर रस्म पूरी करेंगे। मैं शरीर से आपके पास नहीं होंगी, लेकिन मैं आप दोनों के अंदर बसती हूँ। अपने दिल से मुझे महसूस कर लेना, आप दोनों को मेरी कसम है। वर्षा ने लाड से कहा, शीतू फालतू बकवास मत कर, बस तू और जीजू साथ रहो, हमारे लिए इससे बढ़कर कुछ नहीं है। मैं तैयार होकर सबसे पहले तुझे ही कॉल करूंगी स्वीट हार्ट। शीतल ने शर्माते हुए कहा, भाई ये अब ज्यादा बोल रही है, इसका मुंह बंद करिए ना। शौर्य मुस्कुराकर वर्षा को गले लगा लेता है और कहता है, छोटी तू फोन रख, मैं वर्षा की अच्छे से खबर लेता हूँ। शौर्य और वर्षा गार्डन में आए। वर्षा पिच कलर के लहंगे में बहुत खूबसूरत लग रही थी और शौर्य ने भी उसी रंग का कुर्ता पहना था। सुमन की आंखें नम थी। देव ने विनोद को वीडियो कॉल लगाया ताकि शीतल घर की रस्में देख सके। शौर्य के मामा ने वर्षा को चूड़ा पहनाया। अजय जी ने शौर्य का तिलक करके उसे सोने की चेन, कड़ा और अंगूठी दी। उन्होंने शेखर को 5 लाख का चेक दिया। शेखर और सुमन ने मना किया तो देव ने कहा, पापा मैं आदि को भेजकर इसे शौर्य वर्षा के अकाउंट में जमा करवाता हूँ। सब रस्में पूरी होने के बाद भरत और नीलिमा कुशा को लेकर अस्पताल पहुंचे। कुशा राज को पट्टियों में देखकर रो पड़ी। हैंडसम, आपको बहुत चोट लगी है ना? सब बहुत गंदे हैं, मुझे आपके पास नहीं आने दिया। शीतल ने उसे गले लगाकर चुप कराया। राज ने उसे प्रॉमिस किया कि वो जल्दी ही ठीक होकर घर आएगा। कुशा ने राज और शीतल को किस किया, जिससे सबके चेहरे पर मुस्कान आ गई। देव ने शरारत से कहा, भाभी हम बाहर चले, कुशा के हैंडसम को उधार पसंद नहीं है। राज गुस्से में बोला, पीटने का मन हो रहा है ना तो बोल दे, मेरी बीवी कूट देगी। शीतल ने उसे घूर कर देखा। राज ने गहरी नजरों से शीतल को देखते हुए कहा, घूर क्या रही हो, घर चलो, रूम में मेरे साथ रहोगी ना तो जो कहूंगा वो करना पड़ेगा, तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं होगा। राज की बात सुनकर शीतल की धड़कनें तेज हो गई। वो घबराहट में जूस का ग्लास लेकर राज के पास आई। नीलिमा ने कहा, शीतल भैया को अपने हाथ से पिलाओ। शीतल ने राज के होठों से ग्लास लगाया। राज जूस पीते हुए भी उसे ही देखता रहा। असहज होकर शीतल वहां से निकल गई। देव ने उसे जाते देख राज से कहा, अपनी नजरों को कुछ देर काबू में रखो जनाब, शादी हो जाए फिर कहीं भी घुमाइएगा। राज ने देव को घूर कर देखा, जबकि नीलिमा ने उसे आराम करने की सलाह दी। देव ने राज को सहारा देकर सुलाया। शीतल ने टेबल पर ग्लास रखा और कुशा व नीलिमा के पास बैठ गई। नीलिमा ने उसका हाथ थामकर कहा, मैंने भैया और तुम्हारे जरूरी सामान का बैग पैक कर दिया है, अगर कल किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे सीधे फोन करना। लगभग 3 बजे शीतल ने राज को उठाकर प्यार से दलिया खिलाया। राज ने खाते हुए पूछा, तुमने खाया? शीतल मुस्कुराई, पहले आपको खिला दूं फिर खा लूंगी। राज ने नाराजगी जताई, सुबह से सिर्फ कॉफी पी है, 3 बज रहे हैं, इतनी लापरवाही क्यों? टाइम से खाना खाओ। शीतल ने शांत स्वर में कहा, कल से शिकायत का मौका नहीं दूंगी। जब राज ने खाना छोड़ दिया तो शीतल ने अपना टिफिन उठाया और काउच पर बैठकर दलिया खाने लगी। राज ने पूछा, तुम क्या खा रही हो? दलिया क्यों खा रही हो? शीतल मुस्कुराई, आपने भी तो यही खाया, मुझे इसकी खुशबू बहुत अच्छी लगी। राज ने गहरी नजरों से उसे देखते हुए कहा, आइंदा मेरे सामने झूठ बोलने की कोशिश मत करना। शीतल की नजरें शर्म से झुक गई। शाम को देव ने आकर कहा, शीतू 4 बजने वाले हैं, मैं रिजॉर्ट जा रहा हूँ, सबको साथ लेकर 2 घंटे में आता हूँ। दुल्हे राजा बस 2 घंटे का इंतजार और फिर मैं शीतल को हमेशा के लिए तुम्हें सौंप दूंगा। राज ने कोई जवाब नहीं दिया, बस तिरछी नजर से शीतल को देखा। देव के जाते ही शीतल ने कमरा अंदर से लॉक किया और राज के पास आकर उसका तकिया ठीक करते हुए उसे प्यार से लेटने में मदद की। दोनों इस समय बेहद करीब थे। राज ने उसे गुस्से से घूरा तो शीतल ने धीमी आवाज में कहा, सॉरी। राज गंभीर स्वर में बोला, तुम्हारी सॉरी का क्या करूं? मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि मेरी केयर करते करते तुम खुद के लिए इतनी लापरवाही करो। मैं एक बात बार बार रिपीट नहीं करता, समझी तुम? शीतल ने मुस्कुराकर राज को देखा, समझ गई, अब टाइम से खाना खाऊंगी, लेकिन जो आप खाएंगे वही मैं भी खाऊंगी। राज ने उसे देखते हुए कहा, तुम बहुत जिद्दी हो, कर लो अपने मन की, लेकिन जिस दिन मैं पूरी तरह से ठीक हो गया ना तब मैं सारा हिसाब किताब पूरा करूंगा। राज की आंखों में प्यार और शरारत देखकर शीतल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। राज के कहने के अंदाज से ही शीतल जल्दी से राज से दूर होकर बोली, आप आराम करिए। राज ने शीतल को गहरी नजरों से देखकर कहा, तुम भी थोड़ी देर सो जाओ, पूरा दिन हो गया है बैठे हुए। शीतल राज के पैरों पर ब्लैंकेट डालकर सीधा काउच पर आकर लेट गई। शाम के 5 बजे के करीब अक्षत के जाने के बाद शीतल ने राज को चाय बिस्किट खिलवाकर दवा दे दी और उसे पिलो का सहारा देकर बैठा दिया। तभी सुमन, सरला, नीलिमा, शीतल के मामा मामी, अरुणा और अजय वहां आ गए। सरला ने नीलिमा से रेड कलर की शिफॉन साड़ी शीतल को देते हुए कहा, जल्दी उठो और चेंज करके आओ, फिर मामा जी चूड़े की रस्म कर लेंगे। शीतल ने अचकचाते हुए कहा, माँ मैं हमारी चुन्नी ओढ़ लूंगी ना, क्या ये सब पहनना जरूरी है? सबकी आंखों में नमी आ गई। सरला ने उसका गाल छूकर कहा, बेटा मैं तुम्हारी मनोदशा जानती हूँ, लेकिन तुम्हें ये सब पहनना पड़ेगा। सबके जाने के बाद राज ने नीलिमा को भी बाहर भेज दिया और शीतल को बुलाकर कहा, तुम यदि इस तरह उदास होगी तो मुझे भी गिल्ट फील होगा। बोलो क्या बात है जो तुमने मम्मा को इस तरह कहा? शीतल सुबकते हुए बोली, हम कैसे नए कपड़े पहनकर तैयार हो जाए जबकि आप ऐसे हैं?
राज ने शीतल का हाथ पकड़कर अपने करीब बेड पर बिठाया और कहा, तुम्हें इस लाल जोड़े में देखना चाहता हूँ। मेरे लिए भी नहीं पहनोगी? तुम्हें दुल्हन के रूप में देखकर मेरा सारा दर्द दूर हो जाएगा। इसलिए जल्दी रेडी हो जा, क्योंकि मुझे ये शादी तय मुहूर्त में ही करनी है। शीतल ने अपनी नमी पोंछी और रेडी होने गई। जब शीतल तैयार होकर बाहर आई तो राज अपनी पलकें झपकाना भूल गया। शीतल लाल साड़ी में बला की खूबसूरत लग रही थी। राज ने नीलिमा से कहा, भाभी इसके कान के पीछे काला टीका लगा दीजिए ना। मामा ने शीतल को चूड़ा पहनाया और राज को अंगूठी दी। इसके बाद सब रिजॉर्ट से आए परिवार के साथ हॉस्पिटल में जुट गए। गुरुजी ने समय देखकर कहा, सरला बच्ची को उसकी चुन्नी उड़ाओ और राज के गले में दुपट्टा डालो। अर्जुन ने शीतल के सिर पर चुन्नी उड़ाई और रागिनी ने राज के गले में दुपट्टा डाला। गुरुजी ने गठबंधन का सामान रागिनी को देते हुए कहा, बेटा शीतल की चुन्नी और राज के दुपट्टे में इसे बांधकर गठबंधन कर दो। रागिनी ने गठबंधन कर दिया। गुरुजी ने हिदायत दी, बेटा इस गठबंधन को ससुराल में गृह प्रवेश के बाद ही खोलना होगा। गुरुजी ने निर्देश दिया, शुभ मुहूर्त हो गया है, अब सिंदूरदान की रस्म करवा दो। नीलिमा सिंदूर और मंगलसूत्र राज के आगे ले आई। गुरुजी ने राज से कहा, बेटा अपने सीधे हाथ से चांदी का सिक्का सिंदूर में भरकर शीतल की मांग भरो। राज के सीधे हाथ में क्रेप बैंडेज बंधा था और उसने आज ही उसे थोड़ा थोड़ा मूव करना शुरू किया था। गुरुजी ने खुश होकर कहा, राज अपनी पत्नी की मांग भरो। राज ने सिंदूर से शीतल की मांग भरी और मंगलसूत्र उसके गले में पहनाया। उस कमरे में मौजूद हर शख्स की आंखें इस अनोखी शादी को देखकर नम थी। राज ने शीतल का चेहरा ऊपर किया और सबके सामने ही उसकी सिंदूर लगी मांग को अपने होठों से छू लिया। राज की इस हरकत से शीतल की आंखें शर्म से झुक गई और उसके चेहरे की रंगत और भी गुलाबी हो गई। सब मुस्कुरा उठे। देव ने राज और शीतल को गले लगाया और भावुक होकर कहा, कांग्रेट्स बोथ ऑफ यू। राज ने धीरे से देव के कान में कहा, अबे अब मेरी बीवी से दूर रहना, अपनी सेजल को गले मिल, अब तेरे लिए नो एंट्री है। देव ने राज का गाल छुआ और मुस्कुराया, इसे हमेशा के लिए आज तुझे सौंप दिया, अब तू ध्यान रखना। शादी के बाद अनिकेत ने कहा, शेखर जी शौर्य की बारात निकलने का टाइम हो गया है, आप सभी को लेकर रिजॉर्ट निकलिए। शौर्य और वर्षा अपनी शादी के लिए रवाना हो गए। अस्पताल में अब केवल देव, भरत, अनिकेत, नीलिमा और सरला थे। राज सरला के कंधे पर सिर रखकर बैठा था। अनिकेत ने कहा, बेटा नीलू के मम्मी पापा भी नहीं आए क्योंकि वे सभी बुजुर्ग हैं, उन्हें अस्पताल लाना ठीक नहीं था, घर पहुंचकर उनका आशीर्वाद ले लेना। देव ने कहा, अंकल मैं भावेश के हाथ डिनर भिजवाऊंगा। राज मैं कल शौर्य की शादी से फ्री होकर आता हूँ। राज ने देव को विदा किया। सबके जाने के बाद शीतल राज के पास आई। राज ने गहरी नजरों से शीतल को देखकर कहा, मेरे पास ही बैठ जाओ थोड़ी देर। शीतल झिझकते हुए बोली, मैं कैसे? राज मुस्कुराया, अब मुझे ऑफिशियली राइट मिल गया है, अपनी चुन्नी उतारकर बैग में रख दो और मेरे पास आ जाओ। शीतल ने बेड पर आकर राज के पास जगह बनाई। राज ने शीतल के कंधे पर अपना सिर टिका दिया और उसके हाथों को कसकर थाम लिया। दूसरी तरफ रिजॉर्ट में बारात की रौनक थी। पूरा रिजॉर्ट रोशनी से जगमगा रहा था। स्टेज को फूलों से सजाया गया था। विनोद ने शीतल के फोन पर वीडियो कॉल किया। शीतल ने जैसे ही कॉल उठाया, विनोद ने उसे पूरा रिजॉर्ट दिखाया। राज और शीतल वीडियो कॉल पर बारात की तैयारियों और सजावट देखकर बहुत खुश थे। वर्षा अपने शादी के जोड़े में किसी अप्सरा जैसी लग रही थी। अस्पताल में राज ने शीतल से कहा, देखो सोना, हम भले ही वहां नहीं है, पर मैं वादा करता हूँ कि हम अपनी शादी की हर खुशी को ऐसे ही सेलिब्रेट करेंगे। शीतल ने राज के बालों को सहलाते हुए कहा, मुझे किसी और चीज की जरूरत नहीं है, बस आप मेरे पास रहे यही काफी है। विनोद ने मुस्कुराते हुए कहा, राज भाभी अब हॉल में चलते हैं, शौर्य की घुड़चढ़ी की तैयारी हो रही है। हॉल में देव ने शौर्य को शेरवानी पहनाकर तैयार किया। नीलिमा ने काजल लगाया तो सेजल और देव ने सेहरा बांधकर तिलक किया। शीतल ये रस्में देख भावुक हो गई, पर चेहरे पर मुस्कान बनाए रखी। शौर्य ने शीतल से पूछा, शीतू तेरा भाई कैसा लग रहा है? शीतल ने रूंधे गले से कहा, सबसे हैंडसम दूल्हे राजा। भाई लव यू, एक दूसरे का ध्यान रखना, मिस यू सो मच। बारात धूमधाम से बैंड बाजे के साथ निकली और 1 घंटे बाद वापस रिजॉर्ट पहुंची। अरुणा और अजय ने बारात की अगवानी की। देव और निशु ने शौर्य को घोड़ी से उतारकर चौकी पर खड़ा किया। अरुणा ने आरती उतारी और शौर्य को स्टेज की ओर ले गई। वर्षा भी दुल्हन के जोड़े में स्टेज की ओर बढ़ी। लाल चूड़ा, कलगी और मेहंदी लगे हाथ। उसे देखकर शौर्य का दिल धड़क उठा। अंजलि और रोशनी उसे स्टेज तक ले आई। देव ने आकर कहा, शौर्य वर्षा इंतजार कर रही है। शौर्य नीचे उतरा और वर्षा का हाथ थामा। कुशा दौड़कर देव और सेजल के पास आ गई। दोनों ने स्टेज पर एक दूसरे को वरमाला पहनाई। रात के 10 बज रहे थे। देव ने शौर्य और वर्षा से कहा, मैं आधे घंटे के लिए राज शीतल के पास जा रहा हूँ। भावेश डिनर भेज ही रहा था, पर मेरा मन नहीं माना। शौर्य ने देव का हाथ थाम कर कहा, जीजू आप आराम से जाइए, हम आपका खाने पर वेट करेंगे, आप हमारी तरफ से भी उन्हें खिला दीजिएगा। देव रागिनी और अर्जुन के साथ हॉस्पिटल पहुंचा। शीतल ने फोन पर आवाज सुनी तो गेट खोला। राज हैरान होकर बोला, देव वहां रस्म चल रही है, तू यहाँ क्या कर रहा है? रागिनी ने जवाब दिया, यहाँ भी एक रस्म रह गई है राज, उसे पूरा करने आए हैं। शीतल ने जल्दी से खाना लगाया। अर्जुन और रागिनी ने राज शीतल का मुंह मीठा कराया। देव ने नम आंखों से दोनों को मिठाई खिलाई और गले लगाकर कहा, सॉरी बोथ ऑफ यू। राज ने देव को अलग कर नम आंखों से कहा, देव क्या रुलाने ही आया था हम दोनों को? देव ने राज का चेहरा अपने हाथों में लिया। सपने में भी नहीं सोच सकता यार, रहा नहीं गया इसलिए आ गया, मुझे अपने हाथों से तुम्हें खाना खिलाना था। शीतल ने देव के हाथ से मिठाई ली और उन्हें खिलाते हुए मुस्कुराकर कहा,
जीजू अपनी साली के हाथ से मीठा लीजिए। मैं कान्हा से हमेशा प्रे करूंगी कि मुझे हर जन्म में आप ही जीजू के रूप में मिले। थैंक यू सो मच। देव ने भावुक होकर शीतल को गले लगा लिया। अस्पताल के उस कमरे में दोस्ती और प्यार का एक अटूट रिश्ता फिर से जीवंत हो उठा था। अर्जुन की बातों से सब मुस्कुरा दिए। अर्जुन ने मजाक में कहा, राज इतनी भी क्या जल्दी है, घर जाकर अपनी सारी कसर निकाल लेना। शीतल शर्म से लाल हो गई और उसने झट से राज को मिठाई का टुकड़ा खिलाया, जिसे राज ने खुद भी आधा खा लिया। सब ने मिलकर उन्हें खाना खिलाया और थोड़ी देर बाद रागिनी और अर्जुन ने सबसे विदा ली। देव राज के पास आकर भावुक हो गया। राज, कल फ्री होकर आता हूँ, आज तो पूरा दिन बैठा रहा है, अब सो जा और दवाई टाइम से ले लेना। राज ने उसे गले लगाया और कहा, जल्दी जा, शौर्य भूखा बैठा होगा। थैंक यू यार। देव के जाने के बाद शीतल ने रूम लॉक किया। राज ने कहा, शीतल अब ये भारी साड़ी चेंज कर लो और रिलैक्स हो जाओ। शीतल झिझकी, सुबह कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। राज शांत लेकिन दृढ़ स्वर में बोला, साड़ी में नींद नहीं आएगी और सुबह 8 बजे से पहले यहाँ कोई नहीं आएगा। फ्रेश होकर आओ, मुझे दवाई दो और फिर शौर्य वर्षा के फेरे साथ देखेंगे। शीतल वॉशरूम गई और रेड कलर का कुर्ती प्लाजो पहनकर बाहर निकली। फिटिंग की कुर्ती में शीतल बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसका कसा हुआ बदन और हल्का सा दिखता टैटू राज की नजरों को बेचैन कर रहा था। शीतल ने अपना दुपट्टा गले में डाला, लेकिन राज ने उसे देखते ही अपना लेफ्ट हैंड बढ़ाकर दुपट्टा खींच लिया। शीतल सिहर उठी, मेरा दुपट्टा। राज ने गहरी आंखों से देखते हुए कहा, सोना ही है, अब मेरे सामने इसे लगाने की जरूरत नहीं है, यहाँ हम दोनों ही हैं। रिलैक्स होकर रहो, लाइट डिम करो और मेरे पास आ जाओ। शीतल घबराते हुए बोली, आप आराम कीजिए, मैं भाई की शादी। राज मुस्कुराया, शादी मुझे भी देखनी है और मेरे दिमाग में जो चल रहा है उसे लेकर डरो मत। अभी तो मैं पट्टियों से बंधा हूँ, कोई हिसाब किताब नहीं कर सकता। शीतल ने लाइट ऑफ की और बेड पर एक पिलो लेकर राज के पास बैठ गई। राज ने थकान भरी आवाज में कहा, बहुत थकान महसूस हो रही है। शीतल अधीर होकर बोली, क्या, पूरी बात बोलिए ना। राज ने उसे अपनी गहरी नजरों से देखते हुए कहा, जब कभी बुखार या तबीयत खराब होती थी तो मम्मा की गोद में सिर रखकर सोता था। राज का इशारा साफ था, वो अब अपनी जिंदगी के सबसे हसीन सफर में शीतल को अपनी मम्मा की तरह ही सबसे सुरक्षित और सुकून वाली जगह मान रहा था। शीतल ने बिना कहे राज के सिर को धीरे से अपनी गोद में ले लिया और उसके बालों को सहलाने लगी। अस्पताल के कमरे की डिम लाइट में फेरों के वीडियो का इंतजार करते हुए वो दोनों एक दूसरों की बाहों में सुकून में खो गए। राज की पट्टियों की टिस अब गायब थी, क्योंकि उसके पास उसका सुकून था। शीतल ने राज की ओर देखकर मुस्कुराहट के साथ कहा, से पूछा, तुम्हारी गोद में लेटकर नहीं देख सकता क्या? राज की बात सुनकर शीतल चुप हो गई। राज ने उसे देखकर धीरे से कहा, सॉरी, कुछ ज्यादा ही एक्सपेक्टेशन बढ़ा ली मैंने। शीतल ने नजरें उठाई और पालथी मारकर बैठते हुए बोली, आपका हक है, आइए, शायद मेरी गोद में आपको माँ जैसा सुकून मिल जाए। वो धीरे से राज का सिर अपनी गोद में रखती है और दोनों के ऊपर ब्लैंकेट डालकर खुद बेड का सहारा लेकर पीछे सरक जाती है। राज शीतल के दोनों हाथ कसकर थाम लेता है और आंखें बंद कर चुपचाप लेटा रहता है। उधर रिजॉर्ट में शौर्य और वर्षा के लिए डिनर का आयोजन हुआ था। पूरा परिवार एक साथ था, लेकिन सब राज और शीतल को बेहद मिस कर रहे थे। शौर्य और वर्षा एक दूसरे का हाथ थामे बैठे थे। रोशनी ने आज पहली बार सी ग्रीन बनारसी लहंगा पहना था, जिसमें वो बला की खूबसूरत लग रही थी। निशांत की नजरें लगातार रोशनी पर टिकी थी। दीवान जी ने निशांत को अंकिता के पास बैठा दिया। निशांत और रोशनी की नजरें जब आपस में टकराई तो रोशनी ने तुरंत नजरें झुका ली। देव ये सब गौर से देख रहा था और उसने दीवान जी व कृष्णा के चेहरे के हाव भाव देखकर काफी कुछ समझ गया था। शेखर जी ने कहा, देव बेटा, वर्षा और शौर्य को खाना खिलाकर रस्म पूरी करो। देव ने सेजल का हाथ थामकर दोनों को मिठाई खिलाई। खाना खत्म होते ही रोशनी खड़ी हो गई। रूही ने कहा, बेटा क्या हुआ, अच्छे से खाओ ना। रोशनी ने मुस्कुराकर बहाना बनाया, मॉम, स्टार्टर से ही पेट भर गया, थोड़ी देर बाद कॉफी पी लूंगी। इतना कहकर वो तेजी से वहां से निकल गई। निशांत के हाथ खाना खाते हुए रुक गए। देव ने सब भाप लिया था। उसने चुपचाप अपना फोन निकाला और निशांत का नंबर डायल किया। निशांत ने देव की ओर देखा तो उसने आंखों ही आंखों में इशारा किया। निशांत उठा और बोला, पापा, एक अर्जेंट कॉल है, मैं अभी आता हूँ। दीवान जी ने देव को देखा और देव ने अपनी नजरें फेर ली। जैसे ही सब लोग फेरों के लिए तैयारी करने लगे, देव ने फिर से निशांत को फोन किया। निशांत ने फोन उठाया। जी भाई, देव ने गंभीर होकर पूछा। बात हुई? निशांत ने शांत स्वर में कहा। भाई, कहीं नहीं है वो, शायद रूम में होगी। देव ने निर्देश दिया, अंजू और विनोद के साथ नीचे है, जाकर बात करो रोशनी से। निशांत ने हिचकिचाते हुए कहा, भाई रहने दीजिए ना, सब यही है। देव दृढ़ता से बोला, मैंने जो कहा है वो सुनो, फटाफट ऊपर जाओ और रोशनी को देखो, मैं नीचे सब संभालूंगा। निशांत मुस्कुरा दिया, थैंक यू भाई। फोन काट कर वो सीधा रोशनी के रूम की तरफ बढ़ गया। बाहर फरवरी की गुलाबी ठंड बढ़ रही थी और अंदर शादी की रस्मों की हलचल तेज हो रही थी। सेजल ने वर्षा को ब्लड रेड कलर की चुनरी वाली साड़ी पहना दी थी। शौर्य भी अब रेड मरून कलर का इंडो वेस्टर्न पहनकर तैयार था। गुरुजी ने शेखर और सुमन से आधे घंटे बाद दुल्हा दुल्हन को मंडप में लाने को कहा। सभी सदस्य रेस्ट कर रहे थे। सेजल ने शीतल को फोन किया तो राज ने शीतल का हाथ छोड़ते हुए आंखें खोली। शीतल ने फोन उठाया। हाँ दी बोलिए। सेजल ने पूछा, शीतू भैया सो गए क्या, तुम दोनों ठीक हो? शीतल मुस्कुराई, दी हम ठीक है और भैया अभी नहीं सोए हैं, हम दोनों भाई की शादी देखेंगे। वर्षा को कब तक मंडप में लाएंगे? सेजल ने कहा कि 15 मिनट में सब तैयार हो जाएंगे। फोन रखने के बाद राज ने पूछा, क्या हुआ, फेरे शुरू नहीं हुए? शीतल ने धीरे से कहा, लगभग 15 मिनट और लगेंगे, आप सो जाइए ना, क्यों परेशान हो रहे हैं? डिम लाइट में सिंदूर से भरी मांग, मंगलसूत्र और काजल लगी आंखों के साथ शीतल को देखकर राज की नजरें ठहर गई। उसकी सर्द और गहरी नजरें शीतल को बेचैन कर रही थी। राज ने बात बदलते हुए कहा, वॉशरूम जाकर आता हूँ।
शीतल ने उसे सहारा देकर उठाया। वापस आने पर राज ने कहा, तुम आ जाओ, ठंड बढ़ रही है। शीतल पास आकर बैठ गई और राज फिर से उसकी गोद में सिर रखकर लेट गया। उधर निशांत रोशनी के रूम में पहुंचा। रोशनी खिड़की के पास मंडप देख रही थी। निशांत को देख वो चौंक गई। निशांत ने गेट लॉक किया और बोला, मैं वही सवाल पूछना चाहता हूँ, आज किसी और के पास मुझे बैठे देखकर आप इतनी बेचैन हो गई, ये खाना भी छोड़ दिया? रोशनी ने नजरें झुकाकर कहा, आपको गलतफहमी हो रही है। निशांत ने उसे करीब लाते हुए कहा, सच कहिए रोशू, खुद को दर्द देना बंद कीजिए। मैं सिर्फ आपकी हाँ का इंतजार कर रहा हूँ। रोशनी की आंखों में आंसू थे। हम कभी नहीं कह पाएंगे, आप हमारे समाज और रिश्तेदारों को समझिए। निशांत ने कमर से उसे पकड़ते हुए गंभीर स्वर में कहा, यह मेरा आखिरी फैसला है, जैसा आप चाहती है वैसा ही होगा। मैं आपकी खातिर मूव ऑन कर लूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, मैं शादी के लिए उस दिन हाँ कहूंगा जब आपकी जिंदगी में आपका लाइफ पार्टनर आ जाएगा। और मुझे एहसास हो गया है कि मेरी फैमिली ने शायद मित्तल परिवार की छोटी बहू को पसंद कर लिया है। चलिए नीचे आइए, फेरे शुरू होने वाले हैं। इतना कहकर उसने रोशनी के माथे को चूमा और बाहर निकल गया। नीचे आते ही निशांत काफी व्याकुल था। देव ने उसे देखा और शौर्य के पास से उठकर उसके पास गया। निशांत ने पीछे मुड़कर देव को देखा और उसे गले लगकर रो पड़ा। देव ने उसे कसकर अपनी बाहों में समेटा और प्यार से पूछा, कॉफी पी तुमने? निशांत भरे गले से बोला, भाई वो नहीं मान रही। देव ने उसकी पीठ थपथपाई और गंभीर लहजे में बोला, मैंने पूछा कॉफी पी निशु, पियो और सबके बीच चलो। कल घर जाकर हम इस बारे में बात करेंगे। मैंने विनोद को भी बुला है, वो एक बार अपने तरीके से रोशनी से बात कर लेगा। अगर फिर भी रोशनी नहीं मानी तो मैं खुद बात करूंगा। भरोसा रखो, सब सही होगा। अभी अपनी कॉफी खत्म करो और पापा के पास जाकर बैठो। मैं शौर्य के पास जाता हूँ। देव की बातों ने निशांत को थोड़ी हिम्मत दी। बाहर फरवरी की गुलाबी ठंड बढ़ रही थी और मंडप में फेरों की रस्में शुरू होने ही वाली थी। देव अपनी कॉफी पीकर खड़ा होता है और मुस्कुराकर कहता है, कल शौर्य वर्षा के रूम डेकोर की जिम्मेदारी तुम्हारी है ना, अभी उस पर फोकस करो। बाकी तुम्हारे रूम का डेकोरेशन हम सब मिलकर करेंगे। इतना कहकर वो आगे बढ़ जाता है। निशांत मुस्कुराकर कहता है, लव यू भाई, आता हूँ। वो 5 मिनट सिर को सोफे से टिकाकर आंखें बंद करके बैठता है और फिर चेहरे पर मुस्कान लेकर दीवान जी के पास जाकर बैठ जाता है। निशांत को अपने पास बैठे देखकर दीवान जी मुस्कुराते हुए बोले, बरखुदार, सब भाई निपट गए तुम्हारे, अब तुम्हारा ही नंबर है फेरों में बैठने का, क्यों कृष्णा जी? कृष्णा मुस्कुराकर निशांत का गाल छूकर बोली, जी बिल्कुल, अब बस राज शीतल जल्दी से घर आ जाए, उसके बाद मैं अपने नीशू की दुल्हन लाने की तैयारी करूंगी। निशांत सामने विनोद और अंजू के पास बैठी रोशनी को देखकर मुस्कुराते हुए कृष्णा से बोला, अभी इतनी जल्दी नहीं मम्मा, बैचलर लाइफ एंजॉय करने दीजिए, शादी के बाद तो भाई जैसे हालात हो जाएंगे, बेचारे भाई। दीवान जी मुस्कुराकर उसकी नौटंकी देखते हैं। कृष्णा उसका कान खींचकर बोली, कितनी भी नौटंकी कर ले, अगला नंबर तो तेरा ही लगने वाला है और इसमें तेरी माँ तेरे साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी। निशांत कृष्णा को साइड करके बोला, मम्मा यार, अभी सामने शौर्य की शादी चल रही है, उसे तो देखने दो। कृष्णा मुस्कुराकर निशांत का हाथ थाम लेती है। निशांत को हंसते देखकर देव के चेहरे पर सुकून आ जाता है। गुरुजी ने आदेश दिया, वधू के माँ बाप आकर कन्यादान की रस्म करें। अजय और अरुणा उठकर वर्षा के पास बैठते हैं और हल्दी लेकर वर्षा की हथेलियों पर लगाते हैं। अजय वर्षा का हाथ अपने हाथ में लेते हैं और गुरुजी शौर्य को अजय जी के हाथ के नीचे हाथ ले जाने का बोलते हैं। वर्षा के हल्दी लगे हाथों को अजय शौर्य के हाथों में दे देते हैं। फिर गुरुजी सेजल से वर्षा शौर्य का गठबंधन करवाते हैं और दोनों को फेरों के लिए खड़ा कर देते हैं। शौर्य वर्षा गुरुजी के मंत्रोच्चारण के साथ फेरे लेते हैं। फेरे पूरे होने के बाद वर्षा को शौर्य के वाम अंग में बिठाया जाता है। इसके बाद शौर्य अंगूठी से वर्षा की मांग में सिंदूर भरकर गले में मंगलसूत्र पहनाता है। गुरुजी बोले, बेटा आज से आप पति पत्नी हुए, घर के सभी सदस्य बच्चों को आशीर्वाद दीजिए। सभी बड़े खड़े होकर उन पर फूलों की वर्षा कर उन्हें आशीर्वाद देते हैं। शौर्य वर्षा खड़े होकर सबसे पहले देव के पैर छूते हैं। देव दोनों को गले लगाकर बोला, हमेशा साथ में रहो और खुश रहो। शीतल और राज हॉस्पिटल के रूम से ये शादी देख रहे थे। शौर्य नम स्वर में बोला, जीजू, छोटी, राज। देव मुस्कुराकर सामने इशारा करता है। भरत ने फोन को टेबल पर ऐसे सेट करवाया था कि राज शीतल सब देख सके। सेजल फोन लेकर शौर्य और वर्षा के पास आती है। डिम लाइट के कारण उन्हें सब धुंधला दिख रहा था, तो शौर्य ने कहा, छोटी, तेरा चेहरा नहीं दिख रहा है बच्चे। शीतल धीरे से बोली, भाई रुकिए, हम लाइट ऑन करते हैं। वो राज को सहारा देकर बिठाती है और लाइट ऑन कर जल्दी से राज के पास आ जाती है। शीतल फोन राज के सामने करती है। शौर्य वर्षा उन्हें एक साथ देखकर खुश हो जाते हैं। शीतल खुश होकर बोली, कांग्रेट्स भाई भाभी, वर्षा बहुत प्यारी लग रही है, लव यू बोथ। शौर्य भावुक होकर वर्षा का हाथ पकड़कर बोला, मिस यू छोटी। राज शौर्य और वर्षा को देखकर बोला, शौर्य यार, मेरी बीवी को मत रुलाओ, हम दोनों ने तुम्हारी पूरी शादी देखी है। वर्षा मुस्कुराकर बोली, जीजू जल्दी से हमें आशीर्वाद दे दीजिए। राज हल्की स्माइल से बोला, क्या बात है वर्षा, बहुत जल्दी हो रही है, कुछ समथिंग स्पेशल है क्या आज ही? वर्षा शर्मा कर रह गई। शीतल खिलखिलाकर हंस दी। राज शीतल को खुश देखकर बोला, गॉड ब्लेस यू बोथ। शौर्य फोन रखो अब और मम्मी पापा के पास जाकर आगे की रस्म करो। शौर्य वर्षा बोले, बाय छोटी, अब फोन रखना और सो जाना दोनों। शीतल मुस्कुराकर बोली, बाय भाई भाभी, लव यू, और फोन रख दिया। फोन रखते ही शीतल की आंखों से आंसू बह निकले। राज व्याकुल होकर बोला, क्या करूं तुम्हारा, अभी इतनी खुश थी, अब एकदम से क्या हो गया? शीतल एकदम से राज के सीने से लग गई। राज ने उसे लेफ्ट हैंड से कसकर पकड़ लिया और शांत स्वर में बोला, सॉरी, मेरी वजह से आज तुमने अपने इकलौते भाई की शादी। शीतल एकदम से उसके सीने से अलग होकर उसके होठों पर अपनी हथेली रखकर बोली, सॉरी मत बोलिए प्लीज, वो भाई को इतना उदास देखा ना, इसलिए रोना आ गया। हम ठीक है, चलिए बहुत रात हो गई है, अब आप आराम से सो जाइए। जैसे ही शीतल ने अपना हाथ उसके होठों से हटाया, राज ने उसे पकड़कर उसकी हथेलियों को अपने होठों से छू लिया। राज की हरकत से शीतल के बदन में कंपन हुआ और गाल सुर्ख हो गए। वो अटकते हुए बोली, प्लीज। राज ने उसे गहरी नजरों से देखा और हाथ छोड़ दिया। शीतल जल्दी से उठी, राज को लेटाकर ब्लैंकेट उठाया, लाइट ऑफ की और अपने मोबाइल में अलार्म सेट कर दूसरे बेड पर लेट गई। दोनों ही थककर जल्दी नींद में चले गए। सुमन और कृष्णा से पूछकर देव ने शौर्य और वर्षा को अब एक ही रूम में भेज दिया था। रोशनी और अंजू भी अपने रूम में सो गई थी। देव ने सभी को 5 घंटे रेस्ट करने के लिए कहा, क्योंकि सुबह 10 बजे तक रिजॉर्ट खाली करना था।
देव जब सब कामों से फ्री होकर अपने रूम में पहुंचा तो सेजल सामान पैक कर रही थी। देव को देखकर वो अपना काम छोड़कर उसके पास आई। देव के चेहरे पर सुकून था। दोनों 4-5 दिन बाद एक साथ थे। देव ने सेजल का हाथ पकड़कर उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया। सेजल भावुक होकर बोली, थैंक यू, बहुत बड़ा वाला। देव ने पूछा, ये थैंक यू किस लिए जान? सेजल शांत स्वर में बोली, 4-5 दिन से इतनी परेशानी में भी आपने खुद को संभाल कर रखा और दोनों जिम्मेदारियां इतने अच्छे से निभाई। थैंक यू कैसे ना बोलूं आपको। देव ने उस पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कहा, ये मेरे परिवार का काम था जान, सब मेरे अपने हैं। इन 4 दिनों में मैंने जिंदगी के हर रंग को करीब से महसूस किया है। राज को ऐसे देखकर बहुत डर गया था, लेकिन शीतल के विश्वास और हम सबकी प्रार्थना से सब सही हो गया। राज अब ठीक है, सब सही है। कल से तो मुझे आपकी बाहों में ही रहना है। सेजल ने देव का ब्लेजर उतारकर उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैं तो आपको अभी अपनी बाहों में लेकर प्यार करना चाहती हूँ। देव मुस्कुराकर बोला, साले की शादी की रिश्वत दी जा रही है। सेजल हल्की नाराजगी से बोली, जाइए चेंज कर लीजिए, आप कुछ नहीं कहेंगे, सो जाइए जाकर। देव ने उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया और शरारत से बोला, अब दिल में अरमान जगाकर यूं ही बीच में छोड़ रही हो आप? दिस इज चीटिंग जान। चलिए जल्दी जल्दी मेरी हेल्प करिए और मुझे अपनी बाहों में लेकर सुलाइए। आज मैं भी सुकून से सोना चाहता हूँ। सेजल मुस्कुराकर बोली, जो आ गया पतिदेव। देव फटाफट फ्रेश होकर लोअर टी शर्ट पहनता है और बेड पर आकर सेजल की बाहों में लिपटकर सो जाता है। दूसरी तरफ शौर्य और वर्षा अपने कमरे में आते हैं। शौर्य शांत लहजे में कहता है, वर्षा जल्दी से चेंज कर लो, मुझे बहुत थकान हो रही है, तुम्हारी गोद में सोना है। वर्षा मुस्कुराकर शौर्य का गाल छूती है, आप भी चेंज कर लीजिए, फिर हम आपको सुलाते हैं। अपनी ज्वेलरी उतारकर और साड़ी बदलकर वो सूट में बाहर आती है। शौर्य पहले से ही बेड पर लेटा था। वर्षा पास आकर बैठती है और मुस्कुराते हुए कहती है, आ जाइए शौर्य। शौर्य उसका हाथ पकड़कर अपने होठों से छूता है और कहता है, तुम भी थकी हुई हो, चलो मेरे पास आकर सो जाओ। शौर्य उसे अपनी बाहों में भर लेता है। वर्षा किसी छोटे बच्चे की तरह शौर्य के सीने से चिपक जाती है। शौर्य उसके बालों में उंगलियां चलाते हुए पूछता है, क्या हुआ वर्षा, इतनी बेचैन क्यों हो? वर्षा भावुक होकर कहती है, हमारी शीतू। शौर्य शांत लहजे में समझाता है, तुम तो मुझे समझाती हो वर्षा, फिर खुद क्यों परेशान हो रही हो? शीतू का राज सही है, उसके साथ है, और आज दोनों को एक साथ खुश देखकर मेरा मन शांत हो गया है। वर्षा शौर्य के सीने पर सिर रखकर कहती है, शौर्य हमें लगता है राज शीतू के लिए जरूर कुछ बड़ा सरप्राइज करेंगे। आज मांग भरते वक्त जिस तरह वो शीतू को देख रहे थे, हमें लगता है उनके दिमाग में जरूर कुछ चल रहा है। शौर्य कहता है, हाँ वर्षा, मैंने भी ये नोट किया, बस अब तो कान्हा करे, राज जल्दी हॉस्पिटल से घर पहुंच जाए। वर्षा मुस्कुराती है, शौर्य शीतू के कान्हा दोनों के साथ है, आगे भी सब अच्छा ही होगा, चलिए अब आप सुकून से सो जाइए। शौर्य उसका सिर चूमकर उसे अपने आगोश में भर लेता है और दोनों गहरी नींद में सो जाते हैं। अगली सुबह बहुत खुशनुमा थी। पक्षियों की चहचहाट के साथ शीतल की नींद अलार्म बजने से पहले ही खुल गई। उसने समय देखा 6:30 बज रहे थे। वो उठकर राज के बेड के पास गई। राज गहरी नींद में था। शीतल प्यार से उसे निहारती रही, फिर अपने बैग से मामा की दी हुई लाल चुनरी वाली साड़ी निकालकर वॉशरूम चली गई। रूम में आहट होते ही राज ने करवट ली। सामने खाली बेड और वॉशरूम की जलती लाइट देखकर उसे एहसास हो गया कि शीतल अंदर है। उसने तकिए के नीचे हाथ लगाकर आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर बाद शीतल तैयार होकर बाहर आई। उसने रूम व्यवस्थित किया और मोबाइल देखा। 7 बज रहे थे। वो चुपचाप काउच पर बैठ गई। 1 घंटे बाद जब राज की नींद खुली तो बाहर से हॉस्पिटल की चहल पहल सुनाई दे रही थी। शीतल तुरंत उसके पास गई। राज की नजरें शीतल पर टिक गई। वो बहुत सिंपल तरीके से तैयार थी, फिर भी बला की खूबसूरत लग रही थी। राज के एक टक देखने से शीतल की नजरें झुक गई। वो अटकते हुए बोली, आप उठ गए तो पहले फ्रेश हो जाइए, फिर हम चाय मंगवा लेते हैं। राज शांत स्वर में कहता है, नीचे कैंटीन में ऑर्डर कर दो, मैं 10 मिनट में आता हूँ। वो उठने लगता है तो शीतल उसे सहारा देकर वॉशरूम ले जाती है। फ्रेश होकर आने के बाद शीतल उसे काउच पर बिठाती है और चाय बिस्किट खिलाती है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर अक्षर चेकअप के लिए आते हैं। वो शीतल को बताते हैं कि रात की दवाइयां बदल दी गई है। वो स्टाफ से कहते हैं, मिस्टर रॉबिन, राज को अच्छे से स्पॉन्ज करके ड्रेसिंग कर देना और अब क्रैप बैंडेज मत बांधना। दूसरी तरफ वर्षा की विदाई की तैयारियां चल रही थी। सुमन ने उसे ससुराल की साड़ी और ज्वेलरी दी। वर्षा फिरोजी और रानी कलर की बनारसी साड़ी में बेहद खूबसूरत लग रही थी। सेजल और देव सुमन को लेकर माहेश्वरी भवन पहुंच गए। निशांत और अर्जुन ने कल दोपहर में ही माहेश्वरी भवन को शौर्य वर्षा के वेलकम के लिए सजा दिया था। सेजल ने सुमन के साथ मिलकर गृह प्रवेश की सारी तैयारियां पूरी कर ली थी। देव ने आदि और भावेश के साथ सारा लगेज शिफ्ट करवा दिया था। सब काम पूरा करके सभी ब्रेकफास्ट के लिए डाइनिंग हॉल में इकट्ठा हुए। वर्षा शौर्य के साथ नीचे आती है। नाश्ते के बाद वर्षा की विदाई हुई। अरुणा और अजय विदाई के बाद अंजलि और विनोद के साथ अपने घर निकल गए। बाकी मित्तल और अग्रवाल परिवार की लेडीज शौर्य वर्षा के गृह प्रवेश की रस्म के लिए माहेश्वरी भवन आ गई। वहां का माहौल खुशी और उत्साह से भरा था। राज और शीतल भले ही अस्पताल में थे, लेकिन उनकी खुशियां पूरे परिवार के साथ जुड़ी हुई थी। ये नई सुबह शौर्य और वर्षा के लिए एक नई जिंदगी का आगाज लेकर आई थी और राज और शीतल के लिए वो उम्मीद थी जिन्हें वो जल्द ही घर पहुंचकर पूरा करने वाले थे। सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा था और मित्तल अग्रवाल परिवार एक नई खुशी की दहलीज पर खड़ा था। कल आएगा कहानी का अगला